गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने रमन स्पेक्ट्रा के बारे में डिस्कस किया था कि रमन स्पेक्ट्रा क्या होता है। आज हम उसमें एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, दैट इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी इन रमन स्पेक्ट्रा। उसमें क्या होता है, उसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, पोलराइजेबिलिटी का कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। इसमें क्या बताया गया है, जब हम किसी नॉन पोलर मॉलिक्यूल को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इंसिडेंट करते हैं, तो जो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड से इंटरेक्ट करके इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है और डिस्टोर्ट हो जाता है। डिस्टोर्ट होने की वजह से इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में एक डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है। क्या होता है, डायपोल मोमेंट इंड्यूस होता है, उसको बोलते हैं इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट। और वो जो इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा ई। This mu induced is equal to alpha E, where alpha is the polarizability of molecule and E defines the strength of external electric field. Now अगर E है, E किसके इक्वल होगा, E नॉट साइन 2 पाई न्यू T, where E नॉट is the amplitude of E naught defines the amplitude of oscillating electric field, और जो न्यू है this defines the frequency of incident radiation. ये जो E की वैल्यू है ये हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट वाली इक्वेशन में हमारी। जब हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू इज इक्वल टू अल्फ़ा ई, वेयर ई किसके इक्वल हो जाएगा, E नॉट साइन 2 पाई न्यू T. दिस इज आर इक्वेशन 3. म्यू इज इक्वल टू अल्फा ई इज इक्वल टू अल्फा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू T, वेयर अल्फा इज द पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल, ई नॉट इज द स्ट्रेंथ ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यू इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन. अब अगर कोई मॉलिक्यूल अंडर वाइब्रेशनल और रोटेशनल मोशन शो कर रहा है तो उसकी पोलराइजेबिलिटी क्या होगी, चेंज होगी। मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टोर्शन है वो क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, उस केस में अल्फ़ा किसके इक्वल होगा, अब अल्फ़ा जो है दैट इज इक्विलिब्रियम पोलराइजेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल. सो अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा नोड प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू एन टी. This is our equation 4. Alpha is the equilibrium polarizability. Alpha naught is the alpha naught defines the equilibrium polarizability. Alpha तो change को show कर रहा है, जो alpha naught है that is equilibrium polarizability. And beta shows the rate of या फिर extent of change of polarizability of the molecule, where nu n is the frequency of vibration. अल्फ़ा की ये वाली वैल्यू इक्वेशन 3 में रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इंड्यूस्ड डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू अल्फ़ा नोट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू एन टी इंटू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी. अगर हम इसको पहले रख दें इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इक्वेशन में, हमने इसको एक फॉर्मूला की फॉर्म में लेके आना है. हमने यहाँ पे रमन स्पेक्ट्रा वाली कंडीशंस शो करनी है. सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, अल्फ़ा नोट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस बीटा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी इंटू साइन 2 पाई न्यू एन टी, ये आएगा. अब ये जो हमारा फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है साइन ए इंटू साइन बी का. साइन ए इंटू साइन बी क्या होता है, हाफ इंटू कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी.
So induced dipole moment must be equal to alpha naught E naught sin 2 pi nu t plus 1 by 2 beta E naught into cos 2 pi nu minus nu n t minus cos 2 pi nu plus nu n t। तो इसमें देखो 3 कंडीशंस अपीयर हो रही हैं इस वाली इक्वेशन में। कौन कौन सी कंडीशंस अपीयर हो रही हैं? तो जो हमारा इस इक्वेशन में फर्स्ट वाला टर्म है वो किसको शो कर रहा है? रेले लाइन को शो कर रहा है। और जो ये वाला टर्म है जहाँ पे जो हमारा नेट फ्रिक्वेंसी है वो इंसिडेंट लाइट की फ्रिक्वेंसी से कम होके आ रहा है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो हमारा थर्ड वाला टर्म है जिसमें हमारी स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट पे ऐड होके आ रही है ओवरऑल, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एंटी स्टोक्स लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इन सब में से सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी होती है रेले लाइन की, फिर होती है स्टोक्स लाइन की, और फिर होती है एंटी स्टोक्स लाइन की। ऐसा क्यों होता है ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि जो एंटी स्टोक्स लाइन होती हैं वो कब पता लगती हैं? जब जो हमारी एक्साइटेशन होती है मॉलिक्यूल की वो फर्स्ट एक्साइटेड या फिर एनी एक्साइटेड लेवल से हायर एक्साइटेड लेवल में होती है। अब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्साइटेड स्टेट्स में तो कम होते हैं, ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होते हैं। तो जब मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेट में ज़्यादा होंगे और एक्साइटेड स्टेट में कम होंगे तो जो एक्साइटेशन है एक्साइटेड लेवल से मॉलिक्यूल्स की वो भी क्या होगी? लेसर होगी। वो क्या होगी? लेसर होगी। ठीक है, तो इस वजह से जो एंटी स्टोक्स लाइन है उनकी इंटेंसिटी क्या होती है? लो होती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग रमन स्पेक्ट्रा। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल शोइंग रमन स्पेक्ट्रा। कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स रमन स्पेक्ट्रा शो कर सकते हैं? फर्स्ट तो जो इम्पोर्टेंट कंडीशन है रमन स्पेक्ट्रा को शो करने के लिए वो क्या है? चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल। कि मॉलिक्यूल की जो पोलराइजेबिलिटी है वो क्या होनी चाहिए? चेंज होनी चाहिए। चेंज इन पोलराइजेबिलिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, कि जो उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टोर्शन हो रहा है वो चेंज होना चाहिए विद टाइम। ठीक है, तो अब जैसे अगर हमने रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में एक्टिव मॉलिक्यूल देखने हैं, जो मॉलिक्यूल रोटेशनल मोशन शो कर रहे हैं, तो इसमें 2 कैटेगरीज आती हैं। एक तो वो मॉलिक्यूल जो लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल होते हैं। लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल जैसे H2CO, HCl, O2, N2 एट्सेट्रा, ये जो मॉलिक्यूल हैं। और उसके बाद लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल भी होते हैं जैसे एसिटाइलिन हो गया, CO2 हो गया। ये सारे क्या है? ये तो लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, ये लीनियर पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनमें पोलराइजेबिलिटी का चेंज किस तरह से डिपेंड करता है? क्योंकि इनकी ज्योमेट्री जो होती है वो लीनियर होती है, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक ही लाइन के अलोंग होता है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरह से अप्लाई करें कि इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में मैक्सिमम डिस्टोर्शन हो? इलेक्ट्रिक फील्ड को फिर हमें इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के पैरेलल डायरेक्शन में ही अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इलेक्ट्रॉन क्लाउड के पैरेलल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में जो डिस्टोर्शन है वो क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक है, लेकिन जब परपेंडिकुलर अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो डिस्टोर्शन जो क्या होगा वो क्या होगा? मिनिमम होगा। डिस्टोर्शन क्या होगा? मिनिमम होगा। तो इसीलिए जो लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टोर्शन होना किस पे डिपेंड कर रहा है? कि हम किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए हम जो इन मॉलिक्यूल्स में पोलराइजेबिलिटी है वो किस पे डिपेंड कर रही है? अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे। ठीक है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल होंगे। जो लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल और ये हैं ये क्या होंगे? एनाइसोट्रॉपिक
ट्रॉपिकली पोलराइजेबल। ठीक है, तो ये मॉलिक्यूल जो एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल हैं वो रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा शो करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मॉलिक्यूल एनाइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल नहीं हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे CH4, CCl4, SiH4, SF6, ये कैसे मॉलिक्यूल हैं? इन तीनों मॉलिक्यूल्स की ज्योमेट्री क्या होगी? टेट्राहेड्रल। इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ऑक्टाहेड्रल। तो जो इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड का डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्फेरिकली सिमेट्रिकल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को इन मॉलिक्यूल्स के अराउंड किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर लो, चाहे पैरेलल अप्लाई कर लो, चाहे फिर परपेंडिकुलर अप्लाई करो। ठीक है, इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टोर्शन है वो बराबर होगा, मतलब अच्छे से होगा। ठीक है, इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड में डिस्टोर्शन होगा, मतलब इनमें जो पोलराइजेबिलिटी है वो अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं कर रही। तो ये मॉलिक्यूल कैसे हुए? आइसोट्रॉपिकली पोलराइजेबल। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर लो, इनकी पोलराइजेबिलिटी चेंज ही नहीं होगी। इनकी पोलराइजेबिलिटी क्या रहेगी? सेम रहेगी, चाहे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड को किसी भी डायरेक्शन में अप्लाई कर लो। लेकिन रमन स्पेक्ट्रा शो करने के लिए जो मस्ट रूल है वो क्या है कि मॉलिक्यूल में पोलराइजेबिलिटी का चेंज होना चाहिए, लेकिन इनमें तो पोलराइजेबिलिटी का चेंज ही नहीं होगा। तो ये रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में क्या होंगे? ये इनएक्टिव होंगे। लेकिन पहले वाले क्या थे? एक्टिव थे। नेक्स्ट इज रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। एक हमारे इसके बाद हम ये डिस्कस करते हैं कि वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में कौन कौन एक्टिव होंगे। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा कौन कौन शो करेंगे? ठीक है, एक तो जो मॉलिक्यूल वाइब्रेशनल, मतलब हम किस में पढ़ते हैं? IR रीजन में। ठीक है, तो जो मॉलिक्यूल ये रूल उन पे अप्लाई होता है, रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जब हमने किसी मॉलिक्यूल का कंपैरिजन उसमें रमन स्पेक्ट्रा में भी करना हो और IR रीजन में भी करना हो। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है, जैसे कि CO2, इस मॉलिक्यूल में क्या होता है? सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब से CO2 के कितने टाइप के वो होते हैं? कितने तरह के होते हैं? एक तो सिमेट्रिक स्ट्रेच होता है, एक एसिमेट्रिक स्ट्रेच होता है। ठीक है, और बेंडिंग के दो मोड्स होते हैं। बेंडिंग के दोनों मोड्स कौन से होते हैं? बेंडिंग इन प्लेन, बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन। तो दोनों को हम एक में लिख देते हैं, बेंडिंग इन प्लेन, बेंडिंग आउट ऑफ प्लेन। तो वो दोनों क्या है? मोड्स डीजनरेट हैं। तो हमने IR में डिस्कस किया था कि कौन सा मोड, देखो IR में एक्टिव होने के लिए उसको क्या होना पड़ेगा? डायपोल मोमेंट में चेंज शो करना पड़ेगा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल था ये क्या था? इनएक्टिव था, और ये दोनों क्या थे? IR में एक्टिव थे। ठीक है, तो जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है और जो IR में इनएक्टिव होते हैं वो रमन में क्या होंगे? एक्टिव होंगे। वो रमन में एक्टिव होंगे, और जो IR में एक्टिव होते हैं वो रमन में क्या होंगे? इनएक्टिव होंगे। लेकिन ये जो रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन है ये जस्ट किस में अप्लाई होगा? ये जस्ट किस में अप्लाई होगा? इसमें जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है उन मॉलिक्यूल्स में अप्लाई होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री अप्लाई नहीं होती उनमें रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होगा। उसमें हम बाय जो जनरल रूल है हमारा उससे ही मूव करेंगे। नेक्स्ट इज रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा का सबसे पहले तो हमें सिलेक्शन रूल पता होना चाहिए। सिलेक्शन रूल क्या बोलता है? del J इज इक्वल टू 0 ±
2, मतलब चेंज इन रोटेशनल क्वांटम नंबर इट शुड बी ईदर 0 और +-2। -2 हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि डेल जे क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल क्वांटम नंबर ऑफ अपर स्टेट माइनस लोअर स्टेट। ठीक है, सिंस अपर स्टेट का जो रोटेशनल क्वांटम नंबर है वो हमेशा हायर होता है लोअर स्टेट से, तो डेल जे जो होगा वो प्लस ही आएगा, तो इसीलिए हम सिर्फ +2 कंसीडर करके देख रहे हैं। ठीक है, वैसे हमारे पास रोटेशनल एनर्जी किसके इक्वल होता है, ई जे बार बी जे इंटू जे +1 माइनस डी जे स्क्र जे +1 का होल स्क्र इन सेंटीमीटर इनवर्स इन केस ऑफ नॉन रिजिड डायटोमिक रोटेटर। ठीक है, अब हम लेकिन रमन स्पेक्ट्रा में हम जो डी है, दिस डिफाइंस सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन, इसको हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं। सेंट्रीफ्यूगल डिस्टोर्शन को क्या कर रहे हैं, हम नेग्लेक्ट करेंगे। तो हमारा जो रोटेशनल एनर्जी है इन टर्म्स ऑफ वेव नंबर वो किसके इक्वल आ जाएगा, बी इंटू जे जे +1 वेयर जे इज इक्वल टू 0 1 2 एंड सो ऑन। ठीक है, अब अगर हमने डेल ई जे बार निकालना है तो डेल ई जे बार क्या होता है, डिफरेंस इन रोटेशनल एनर्जी ऑफ अपर लेवल माइनस लोअर लेवल। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी जे डैश +1 माइनस बी जे इंटू जे +1। ठीक है, तो हम एक बार मान लेते हैं कि डिफरेंस डेल जे किसके इक्वल आएगा, +2 के इक्वल आएगा। जे डैश माइनस जे किसके इक्वल, जे डैश माइनस जे किसके इक्वल होगा, +2 के, तो जे डैश किसके इक्वल होगा, जे +2 के। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, जे +2 जे +2 +1 किसके इक्वल हो जाएगा, जे +3 बी जे इंटू जे +1। अब हमें इतना पता है अपर और लोअर रोटेशनल एनर्जी लेवल का जो रोटेशनल कांस्टेंट है वो क्या होता है, सेम होता है, कांस्टेंट होता है, तो बी कॉमन ले लेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जे स्क्र +3j +2j इज इक्वल टू 5j +6 माइनस जे स्क्र माइनस जे स्क्र से जे स्क्र कैंसिल, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, b इंटू 4j +6 एंड दिस इज इक्वल टू डेल ई जे बार। ठीक है, तो ये हमारा आ गया चेंज डिफरेंस बिटवीन रोटेशनल एनर्जी ऑफ टू रोटेशनल एनर्जी लेवल्स। तो ये हमारा डिफरेंस इन एनर्जी है। अब देखो ये आप ध्यान में रखना, ये टर्म b इंटू 4j +6। अब देखो अगर अब हम रमन स्पेक्ट्रा की बात कर रहे हैं तो हम स्कैटर्ड रेडिएशन की बात करते हैं। स्कैटर्ड रेडिएशन का वेव नंबर अगर इंसिडेंट रेडिएशन के ±b इंटू 4j +6 इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, इंसिडेंट रेडिएशन के वेव नंबर से अगर प्लस होके कुछ आ रहा है तो स्कैटर्ड रेडिएशन से जो लाइन मिलेगी वो किसके कॉरस्पॉन्ड होगी, प्लस साइन किसके कॉरस्पॉन्ड होगा, एंटी स्टॉक्स के, क्योंकि उसमें वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है ना। एंटी स्टॉक्स स्कैटरिंग क्या होती है, जिसमें स्कैटर्ड जो लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से ज़्यादा होती है। ठीक है, तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेव नंबर भी ज़्यादा होगा, क्योंकि म्यू किसके इक्वल होता है, म्यू इज इक्वल टू c/λ c न्यू बार। ठीक है, तो अगर फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है तो वेव नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो प्लस साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एंटी स्टॉक्स लाइन को। और हमें पता है स्टॉक्स स्कैटरिंग में क्या होता है, जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से क्या होती है, कम होती है, तो जो वेव नंबर होगा वो भी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, तो जो माइनस साइन है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्टॉक्स लाइन को। और अगर यहाँ पे स्टॉक्स लाइन मिलेगी, एंटी स्टॉक्स लाइन मिलेगी और हमें एक रेले लाइन मिलेगी, तो अगर हम j इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, जैसे हमें फर्स्ट लाइन मान लो रेले लाइन मिल रही है, तो जो स्टॉक्स लाइन होंगी वो इसके पीछे मिलेंगी और जो एंटी स्टॉक्स लाइंस होंगी वो रेले लाइन से प्लस होके मिलती हैं हमें, क्योंकि उसकी फ्रिक्वेंसी और वेव नंबर क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डिफरेंस क्या होगा, अगर हम j इज इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट लाइट में 6 भी ऐड होके स्कैटर्ड लाइट की फ्रिक्वेंसी आ रही है, तो मतलब जो फर्स्ट स्टॉक लाइन है
उसका वो कितना कम होगा उसका वेव नंबर रेले लाइन से 6b, ठीक है। और अगर J1 पुट कर दें तो यहाँ पे कितना बन जाएगा 10b, ठीक है। मतलब जो स्कैटर्ड लाइट है उसकी फ्रिक्वेंसी इंसिडेंट लाइट से कितनी कम आ रही है 10b, ठीक है। तो 6b ऑलरेडी है, यहाँ पे हमें क्या लिखना पड़ेगा 4b लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ J की वैल्यू 2 रख दें तो 4 × 2 + 6 यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 14b। स्टॉक्स में क्या हो रहा है माइनस हो रहा है, एंटी स्टॉक्स में क्या हो रहा है प्लस हो रहा है। तो जो स्टॉक्स लाइंस का वेव नंबर है वो माइनस होके कितना आ जाएगा 14b। 10b ऑलरेडी हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4b। ऐसे ही ये जो डिफरेंस होगा वो 4b माइनस होता रहेगा। तो ये जो सारी लाइंस है ये क्या है स्टॉक्स लाइन। इनमें जो वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी है वो माइनस होके आ रहा है। और जो ये लाइन है ये क्या है एंटी स्टॉक्स लाइंस है, इसमें जो वेव नंबर और फ्रिक्वेंसी है वो प्लस होके आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टॉक लाइन का रेले लाइन से डिफरेंस कितना है 6b। फर्स्ट एंटी स्टॉक्स का रेले लाइन से डिफरेंस कितना होगा 6b। यहाँ पे कितना होगा 4b, यहाँ पे कितना होगा 4b। मतलब एंटी स्टॉक्स के केस में तो प्लस करते जाना है और स्टॉक्स के केस में क्या करते जाना है माइनस करते जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा समझ में आ गया होगा। बस आपको इसमें स्टॉक्स एंटी स्टॉक्स का ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रमन स्पेक्ट्रा में जो सिलेक्शन रूल होता है वो क्या बोलता है del V = 0, मतलब del V = 0 ± 1 ± 2, ठीक है। तो हमें पता है जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होता है उसमें जो एनर्जी होता है वो क्या होता है V + ½ × ω - V + ½ का होल स्क्वायर ω/e xe सेंटीमीटर इनवर्स वेयर V = 0 1 2। ये होता है हमारे पास डिफरेंस। तो हमें पता है जो अगर ट्रांजिशन V = 0 से 1 होगी तो del E V बार क्या आएगा ω/e × 1 - 2xe। इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जब ट्रांजिशन V = 0 to 1 हो रही है, ठीक है। अगर ट्रांजिशन V = 0 to 2 हो रही है तो जो आएगा हमारे पास del E वो क्या आएगी ओवरटोन आएगी। क्या आएगी ओवरटोन होगी, तो वो हमारे पास वैल्यू क्या होगी 2ω/e × 1 - 3xe। सो दिस इज़ इक्वेशन 3 एंड दिस इज़ इक्वेशन 4। जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है, लेकिन जो ओवरटोन्स होती हैं जहाँ पर ट्रांजिशन 0 to 2 या फिर 0 से 3 होती है तो उनकी जो इंटेंसिटी है वो कम होती है। तो बेसिकली हमें यहाँ पे जो स्कैटर्ड लाइट है उसका वेव नंबर इंसिडेंट लाइट के प्लस माइनस किस फॉर्म में मिलेगा फंडामेंटल के फॉर्म में मिलेगा del E ± फंडामेंटल। अगेन माइनस साइन रिप्रेजेंट्स स्टॉक्स लाइन एंड प्लस साइन रिप्रेजेंट्स एंटी स्टॉक्स लाइन्स। बस आपको इसमें इतना ही बताना है। नेक्स्ट इज़ वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशनल रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा के लिए सिलेक्शन रूल क्या बोलता है del V मस्ट बी इक्वल टू ±1 एंड del J मस्ट बी इक्वल टू 0 एंड ±2। उसके लिए हमारे पास जो एनर्जी होगी दोनों के टर्म्स में हमें लेना पड़ेगा B × J × J + 1 प्लस V + ½ × ω/e माइनस V + ½ का होल स्क्वायर ω/e xe सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। वेयर V = 0 1 2 एट्सेट्रा एंड J = 0 1 2, ठीक है। तो ये हमारा जो होगा ये एनर्जी होगी, ठीक है। अगर हमें डिफरेंस लेना है तो जो डिफरेंस आएगा वो हमारा क्या आएगा 3 लाइंस के टर्म्स में आएगा। जैसे del
ओ लाइन, ठीक है। जब डेल जे क्या होगा -2 होगा, एक हमारे पास डेल जे क्या होगा -2 के अलावा 0 होगा, एक डेल जे हमारा क्या होगा +2 होगा। तो उस केस में हमारे पास 3 लाइंस मिलेंगी। इसमें एक चीज़ बतानी रह गई, इसमें रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रा में जो हमें लाइंस मिलेंगी उनको बोलेंगे एस ब्रांच ऑफ लाइंस। जो हमें लाइन मिलेंगी एक्साइटिंग लाइन उसको बोलेंगे एस ब्रांच ऑफ लाइंस, ठीक है। अगर एस ब्रांच के लाइंस के वेव नंबर के लोअर वेव नंबर पे हमें कोई लाइन मिल रही है दैट डिफाइंस स्टोक्स लाइंस, और अगर उससे हायर वेव नंबर पे मिल रही है दैट डिफाइंस फॉर एंटी स्टोक्स लाइंस। तो डेल जे इज इक्वल टू -2 के कोरस्पॉन्ड जो हमें स्कैटर्ड लाइट का वेव नंबर मिलेगा दैट इज ओ ब्रांच ऑफ लाइंस। डेल जे इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्डिंग क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस, ठीक है। एंड दिस डिफाइंस फॉर एस ब्रांच ऑफ लाइंस, ओ क्यू एस ब्रांच ऑफ लाइंस फॉर डेल जे इज इक्वल टू +2, ठीक है। तो अगर डेल जे इज इक्वल टू 0 है, डेल जे इज इक्वल टू 0 पे जे वाला टर्म तो होगा नहीं, तो उस केस में जो हमारा वेव नंबर है दैट इज इक्वल टू फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी, ठीक है। ये हमारी फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी। अगर -2 होगा तो +2 के केस में हमने पहले निकाल लिया था, जो यहाँ पे कितना आया था हमारा b × 4j + 6 यहाँ पे निकाला था, यही एज इट इज़ होगा इसमें। बस वाइब्रेशनल है तो वाइब्रेशनल में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा क्या होगा ओमेगा ई × 1 - 2xc + b × 4j + 6, ये हमारा वो आएगा। 3 ब्रांच ऑफ लाइंस मिलेंगी हमें, ओ क्यू एस ब्रांच ऑफ लाइंस। ओ ब्रांच ऑफ लाइंस डेल जे इज इक्वल टू -2 के कॉरस्पॉन्ड होंगी, क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस डेल जे इज इक्वल टू 0 के कॉरस्पॉन्ड होंगी, और एस ब्रांच ऑफ लाइंस डेल जे इज इक्वल टू +2 के कॉरस्पॉन्ड होंगी, ठीक है। तो अब इसमें अगर हमें स्कैटर्ड लाइट देखनी है, स्कैटर्ड लाइट अगर हम मान लो स्टोक्स स्कैटर्ड लाइन देख रहे हैं, तो अगर स्टोक्स लाइंस हैं तो उसमें स्कैटर्ड लाइट की जो लाइट का जो वेव नंबर है इंसिडेंट से क्या होगा कम होके आएगा। जैसे अगर हम ओ ब्रांच के लिए देख रहे हैं तो इस तरह से लिखेंगे स्कैटर्ड म्यू इंसिडेंट माइनस क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस, स्कैटर्ड म्यू इंसिडेंट माइनस एस ब्रांच ऑफ लाइंस। अगर हम एंटी स्टॉक्स देख रहे हैं तो उसमें हम प्लस कर देंगे, बट एंटी स्टॉक्स की इंटेंसिटी कम होती है और इसीलिए हम स्टोक्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो जब अब हम इसमें लाइंस बना के देख लेते हैं। इसमें जब हम लाइंस बनाएंगे तो हमें पहले तो वाइब्रेशनल लेवल बनाना पड़ेगा। दिस इज़ आवर ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल for which V is equal to 0. स्टूडेंट्स यहाँ मैंने जो हम डेल जे इज इक्वल टू -2 लिखा है, यहाँ पे आपकी बुक में मिस्टेक है, +b × 4j + 6 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे आएगा -b × 4j + 6, ठीक है। तो ये आएगा यहाँ पे -b × 4j + 6, तो ये हमारा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। ये आप ध्यान में रखना और बुक में करेक्ट कर लेना। जहाँ डेल जे इज इक्वल टू -2 है वहाँ +b × 4j + 6 लिखा है, उसकी जगह आएगा -b × 4j + 6। एक हमारे पास ग्राउंड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल होता है जिसके लिए v इज इक्वल टू 0 होता है। एक हमारे पास एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स होता है। एक्साइटेड वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स के लिए v क्या होता है 1 होता है। इसके लिए जो रोटेशनल क्वांटम नंबर होगा वो क्या होगा J' होगा। सो J' इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो अब इसमें हम ये लाइंस दिखाना चाहते हैं, दैट इज़ ओ क्यू एस ब्रांच ऑफ लाइंस।
तो ओ क्यू एस ब्रांच ऑफ लाइंस, मतलब हम ओ ब्रांच ऑफ लाइंस दिखाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास क्या आएगा, डेल जे इज इक्वल टू -2। जो क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस है उसके लिए हमारे पास डेल जे इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा। जो एस ब्रांच ऑफ लाइंस है उसके लिए हमारे पास डेल जे क्या आएगा, +2 आएगा। ठीक है, तो अगर डेल जे इज इक्वल टू 0 होगा और क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस के लिए हम बात कर रहे हैं, तो जो ट्रांजिशन है वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, फ्रॉम 0 to 0, 1 to 1, 2 to 2, 3 to 3, 4 to 4 एंड 5 to 5। ठीक है, क्योंकि इसके लिए डेल जे इज इक्वल टू क्या है, 0 है। ठीक है, अगर डेल जे इज इक्वल टू -2 की बात कर रहे हैं तो जो ट्रांजिशंस हैं वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, फ्रॉम, जैसे हम यहाँ की बात कर रहे हैं तो फ्रॉम 2 to 0, तो जब डिफरेंस लेंगे तो 0 - 2 होगा, तो जो डेल जे होगा वो क्या आ जाएगा, -2। और ये वाली ट्रांजिशन किसके इक्वल होंगी, फ्रॉम, जो ट्रांजिशन होंगी फ्रॉम 3 to 1 होंगी, और 4 to 2 होंगी, और 5 to 3 होंगी। तो वो किसके कोरस्पॉन्ड होगा, क्यू ब्रांच ऑफ लाइंस। एस ब्रांच ऑफ लाइंस के लिए डेल जे किसके इक्वल होगा, +2 के इक्वल होगा। तो जो ट्रांजिशंस होगी वो कहाँ से कहाँ तक होंगी, 0 से 0, +1 से +1, +2 से +2 एंड 3 से 3। ठीक है, तो जो डिफरेंस होगा वो क्या हो जाएगा, डेल जे इज इक्वल टू +2 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आपकी जो लाइंस हैं वो किसके कोरस्पॉन्ड मिल रही हैं, ओ क्यू एस ब्रांच ऑफ लाइंस वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रा के अलोंग मिल रही हैं। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं लास्ट टॉपिक एडवांटेजेस, सॉरी लास्ट नहीं है, इसके बाद भी एक लेक्चर का और रहता है सिलेबस। ठीक है, लेकिन रमन स्पेक्ट्रा वाले में ये लास्ट है। अब हम यहाँ पढ़ना चाहते हैं कि रमन स्पेक्ट्रा के एडवांटेजेस क्या हैं ओवर आईआर स्पेक्ट्रा। रमन स्पेक्ट्रा के क्या क्या एडवांटेजेस हैं, तो इसमें क्या होता है, जो ये लीनियर डायटोमिक मॉलिक्यूल थे H2N2O2, ये रमन एक्टिव हैं, लेकिन ये आईआर क्या थे, इनएक्टिव थे। तो आईआर के थ्रू तो हम इसकी कोई इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, लेकिन रमन के थ्रू हम कर सकते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज हो गया। दूसरा, रमन स्पेक्ट्रा के लिए हमें विजिबल सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है। ठीक है, और विजिबल सोर्स ऑफ लाइट की ज़रूरत होती है हमें रमन स्पेक्ट्रा के लिए। ठीक है, तो लेकिन वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा के लिए हमें पर्टिकुलर आईआर रीजन की लाइट की ज़रूरत होती है। तो ये इसका एक एडवांटेज है। रमन स्पेक्ट्रा में हम सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट की बात करते हैं। जो रमन स्पेक्ट्रा, मतलब मॉलिक्यूल चाहे सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो या गैसियस फेज में हो, वो रमन स्पेक्ट्रा शो करेगा ही करेगा। लेकिन अगर आईआर की बात करें तो सॉलिड एंड लिक्विड फेज में उनका डिफ्यूज्ड स्पेक्ट्रा मिलता है। ठीक है, तो ये इसके बारे में है। एक हम छोटी सी चीज़ पढ़ते हैं कि जो इंटेंसिटी है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया था, इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसके प्रोपोर्शनल होती है, पॉपुलेशन की। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन एनी एनर्जी लेवल एंड दैट डिपेंड्स अपॉन द डीजनरेसी इनटू पॉपुलेशन को हम मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से एक्सपोनेंशियल टर्म में डिफाइन करते हैं। डीजनरेसी का फॉर्मूला क्या होता है, 2j + 1 × e⁻⁻ej/kT। ठीक है, तो इस चीज़ पर डिपेंड करती है। ये हमने पहले भी पढ़ा था कि जे की वैल्यू इंक्रीज़ करने के साथ साथ पहले तो इंटेंसिटी इंक्रीज़ होती है, पीक वैल्यू तक रीच करने के बाद वो डाउनफॉल होने लग जाती है, क्योंकि उसमें एक्सपोनेंशियल फैक्टर डोमिनेट करता है। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करेंगे, सिग्नल टू नॉइस रेशो और इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, डॉपलर ब्रॉडनिंग और लाइफ टाइम ब्रॉडनिंग
पढ़ेंगे और स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में पढ़ेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो इसके रिगार्डिंग आपको कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हैं।